सेकंड जो फेज़ था, उस फेज़ के अंदर कुछ और लोग भी हैं, वो ये भी आ जाते हैं। देखें ये हमारे पास है जो है ये मिनार्डी है, ये 1829 में था। उसके बाद देखें ये प्लेचू हैं, ये 1801 से 1883 में है। जैकोबी है 1804 से 1851 में है। बोनेट है, बोनेट का फिर बड़ा काम था उसके बाद इसमें। बोनेट 1835 से 1900 में, और फिर ये जी डरबक्स ये 1842 से 1917 में। ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये सेकंड फेज़ के लोग हैं। अब आ जाइए, अब आपको जो याद हो कि अभी जिस वक्त में आपको मैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री की डिफिनेशन दिखा रहा था, जो सेकंड डिफिनेशन जिस पे हमने काम किया, जिसके ऊपर मैंने कहा कि मैं फर्स्ट डिफिनेशन में आपको नहीं रखता, मैं सेकंड डिफिनेशन को इस्तेमाल करूंगा। तो उसमें मैंने ये कहा था कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेस, कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है वो स्टडी है कर्व और उसकी सरफेसेस की, उसके खसूसियात की, और उसकी जनरलाइजेशन की, फिर उसकी जनरलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। अब ये जो लफ्ज़ है ना जनरलाइजेशन, तो अब मैं वहाँ पे आऊँगा, जनरलाइजेशन पे आऊँगा। देखें जी, बड़ा एक मशहूर शख्स है, आपने बहुत दफ़ा नाम उसका सुना होगा, बहुत दफ़ा आपने नाम सुना होगा। वो था हमारे पास ये रीमन, बाद लोग उसको पढ़ते हैं राइमन, ठीक है। ये भी जर्मन था, और नाम उसका जो पूरा है वैसे अगर आपको मैं बता दूं, वो था बर्नार्ड राइमन। ये शख्स जो था ये 1826 से बर्नार्ड राइमन, थर्ड फेज बर्नार्ड राइमन। इस शख्स ने इंटीग्रेशन थ्योरी में बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया इसने, यानी ये अगर इसकी पहचान है खासकर तो वो इंटीग्रेशन के हवाले से ही है। इसने फिर वहाँ पे काम किया। अब देखें ये जो था शख्स कब का है, बर्नार्ड राइमन जो है ये कब का शख्स है, ये 1826 से, ये 1836 से 1866 का आदमी है। इसने क्या किया, देखें मैं दोबारा देखें वहाँ आ रहा हूँ। देखें ये जो स्टडी हो रही है अभी तक, जितने भी लोगों को मैंने जिक्र किया, ये तमाम जो स्टडी कर रहे थे डिफरेंशियल ज्योमेट्री की, वो कर रहे थे या तो प्लेन कर्व्स की या हमारे पास 3 डायमेंशनल कर्व्स की और सरफेसेस की। यानी हमारी स्टडी जो थी वो महदूद थी आर स्क्वायर और आर क्यूब में, इसमें स्टडी थी, यानी 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। और अगर मैं मोर जनरल कर दूं तो हमारी स्टडी आर क्यूब में थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आर क्यूब के अंदर किसी भी पॉइंट को अगर आप डिनोट करना चाहें, आप हमारा आर क्यूब में एक पॉइंट, आप यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं आर क्यूब, इसको जाहिर करना चाहते हैं, तो इसको जाहिर करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट चाहिए। एक हमें चाहिए एक्स वैल्यू, एक हमें चाहिए वाई वैल्यू, एक हमें चाहिए जेड वैल्यू। मिसाल है, आप एक यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं आर क्यूब में, ये आर क्यूब में एक पॉइंट लेते हैं, ये बन गया, आप ले लेते हैं सपोज ये पॉइंट हमारे पास कोई पॉइंट पी है, P बिलोंग्स टू आर क्यूब, तो यहाँ पर इसकी जो शक्ल बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स वाई जेड, लाइक दिस। यानी ये जो ऑर्डर, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपल। इसकी वजह से हम आर क्यूब के अंदर किसी भी पॉइंट को शो कर सकते हैं। कोई भी इसका कर्व होगा या कोई भी यहाँ पे सरफेस होगा, उसके ऊपर कोई पॉइंट भी लेंगे तो हमेशा ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में होगा, इस शक्ल में होगा। अब तक जी मैथमेटिशियन है, हर आदमी है, वो सोचता है, वो कहता है कि भाई अगर हम आर स्क्वायर में हैं, वो कहता है अगर हम आर स्क्वायर में हैं तो आर स्क्वायर के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनकी शक्ल होती है लाइक एक्स वाई जैसी, ठीक है। अगर हम आर पे सिंपली आर रियल लाइन पे आ जाए, आप रियल लाइन पे आ जाए, लाइन के ऊपर जब हम कोई पॉइंट लेते हैं वो खाली होता है एक्स बिलोंग्स टू आर, एक पॉइंट होता है एक्स बिलोंग्स टू आर। 2 डायमेंशन में चले जाते हैं, पेयर्स बन जाते हैं। 3 डायमेंशन में चले जाते हैं आर क्यूब, इसमें शक्ल बन जाती है एक्स वाई जेड, दिस बिलोंग्स टू आर क्यूब। तो उन्होंने कहा यार फिर ये बताओ कि R4 में क्या होगा, R4 में क्या होगा, फिर उन्होंने कहते कि R5 में क्या होगा, फिर उन्होंने कहते कि R6 में क्या होगा, R6 में क्या होगा। अब ये जो यहाँ पे मैं बता दूँ तो फिर R5, R3 आगे R4, R5, R6 ये मैथमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि इनकी ज्योमेट्री आप नहीं बना सकते, ज्योमेट्री से बनानी मुश्किल है, लेकिन ये मैथमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कहते हैं भाई कि अगर कोई भी पॉइंट हम इसका ले लें तो उसकी शक्ल कुछ यूँ हो जाएगी एक्स वाई जेड, चलो ये टी हो गया, ये टी हो गया, ये अब R4 का एलिमेंट बन गया। R5 का इसमें हो गया एक्स वाई जेड यू टी, ये कर दें 5 हो गए। 6 आ गया, 6 में हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड यू टी वी, यू लिख लें। तो ये हमने इस करके इसको एक्सटेंड किया, जनरलाइज किया। तो इन जनरल जब हम कहते हैं कि जी हमारे पास अगर कोई पॉइंट आप चूज करते हैं आर एन, आपने आर एन लिख दिया, आपने लिखा आर एन,
आपने लिखा आर एन, ये दे दिया, तो ये बन गया हमारे पास एन डायमेंशनल स्पेस बन गया। अगर यहाँ एन की वैल्यू 1 है, अगर एन की वैल्यू 1 है R1, तो R1 ये सिंपली R बन जाएगा, इसमें रियल नंबर आ जाएंगे। अगर एन की वैल्यू आप 2 लेते हैं तो इसके पॉइंट्स जो है ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। आपने एन की वैल्यू 3 ले ली, उसमें ट्रिपल्स आ जाएंगे। आपने अब यहाँ तक आप ज्योमेट्री की मदद से काम कर सकते हैं, R स्क्वायर R3, यहाँ तक आप आम ज्योमेट्री की मदद से लोगों को बोर्ड के ऊपर, कागज़ों के ऊपर आगे पीछे आप उनको समझा सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आप 3 से आगे चले जाते हैं, R4, R5, R6, R10, R100, R1000, R मिलियन जाते जाएं, डिपेंड करता है कि आप किस फेनोमेना की स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बन गया हमारे पास Rn। तो इसका जो पॉइंट होगा, अगर n है तो n के जो यहाँ पर जो इसमें अगर कोई भी एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो अज्जा होंगे, ठीक है, उनमें n होने चाहिए। अब यहाँ थोड़ी सी देखिए, हम इसको थोड़ा तब्दील करिए, वैसे आपके इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है इसकी, मगर वैसे मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ। अब मिसाल है कि मैंने क्या किया, देखें r है, एक पॉइंट को मैंने x डिनोट कर दिया, R स्क्वायर है, हमने डिनोट कर दिया x y के साथ, R क्यूब है, आपने कर दिया x y z के साथ, R4 है, आपने जड़ कर दिया x y z t के साथ, 5 है x y z u t, ये कर दिया x y z u t v। देखें मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो हम n की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स मतलब इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अंग्रेज़ी में तो कुल 26 अल्फ़ाबेट हैं, अब 26 अल्फ़ाबेट हैं, और n की वैल्यू अगर फर्ज क्या 28 हो गई या 27 हो गई, तो फिर यहाँ पर मैं किसके साथ यहाँ पर क्या A B C D होते होते x y z 26 खत्म हो गए, हम तो कर नहीं सकते। तो इसको फिर डील करने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया कि उन लोगों ने, जब आप Rn की बात करते हैं तो उन्होंने यूँ किया, यहाँ पर यहीं से उन्होंने तब्दीली कर दी। उन्हें ऐसा कर दिया कि जी अगर आप R स्क्वायर देखें, आप R स्क्वायर में हैं, आप R स्क्वायर में, तो आप इसको x y लिखें, यूँ लिखें, मगर बेहतर यह है कि आप इसको यूँ लिख दें x1 x2, ये लिख दें, बिलोंग्स टू R स्क्वायर। आपको एक और पॉइंट चाहिए R स्क्वायर का, आप y1 y2 कर दें, दिस बिलोंग्स टू R स्क्वायर। आपको एक और चाहिए, आपको R स्क्वायर का एलिमेंट, आप z1 z2 कर दें, दिस बिलोंग्स टू R स्क्वायर। आपको R क्यूब का एलिमेंट चाहिए, तो आप बजाय इसमें आप x y z लिखें, तो बेहतर यह है कि आप R क्यूब के एलिमेंट को लिखते हैं तो आप इसको यूँ लिख दें x1 x2 x3, आप ये लिख दें। आपको R4 का एलिमेंट चाहिए, आप इसको लिख दें x1 x2 x3 x4, आप इसको लिख दें। आपको R5 का एलिमेंट चाहिए, आप लिखते हैं x1 x2 x3 x4 x5। जो ऐसा मिसाल आपके पास Rn है और n की वैल्यू 50 है, तो आप ये लिखें x1 x2 x3 अप टू x50, ये करके दिस बिलोंग्स टू, यानी ये बन जाएगा R50। तो ये इस नोटेशन के साथ, यानी हम यहाँ पर x के साथ किसी वेरिएबल के साथ एक सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। नीचे 1 2 3 4 जो नीचे लगाते हैं उनको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट्स। जब हम ऊपर लगाना शुरू कर दें तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता, हमें फिलहाल सुपरस्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट बात कर रहा हूँ। तो चुनांचे आप यहाँ पर किसी भी स्पेस में जा सकते हैं। अब वही तमाम खूबियाँ अगर आप R स्क्वायर R क्यूब में स्टडी नहीं करना चाहते, उन्हीं खूबियों को आप एक्सटेंड करते हैं Rn में, यानी आप उसको n डायमेंशनल स्पेस में ले जाते हैं। इसको, ये जो हमारे पास Rn है, ठीक है जी, ये हमारे पास ये जनरलाइज्ड शक्ल है R की, R स्क्वायर R क्यूब R4। तो उसने कहा भाई कि फिर वो रेमन ने कहा भाई कि हमने यहाँ पर ये कहा कि ये जो रेमन है उसने क्या किया कि उसने वही डिफरेंशियल ज्योमेट्री को R स्क्वायर और R क्यूब से हटाकर जनरलाइज कर दिया, और जनरलाइज करके उसको Rn पे ले गया। तो ये काम किसका था? ये हमारे पास ये बर्नार्ड रेमन का था, जिसने इंटीग्रेशन थ्योरी में बड़ा काम किया। लेकिन आपका जो तकरीबन सारा काम आपका जो है वो R क्यूब के अंदर ही है, कहीं R स्क्वायर, ज़्यादातर R क्यूब उसमें होगा। तो इसका मतलब ये निकला कि जब हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री को आप के लिए हम स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास जो स्पेस होगा वो बहुत तो R स्क्वायर होगा, या वो R स्क्वायर होगा या R क्यूब होगा।